सरकार ने तकरीबन 100 यूनिवर्सिटीज की पहचान की है जिनमें प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना का कोर्स शुरू किया जाएगा। इससे सरकार को इस योजना को लागू करने के लिए ट्रेंड मैन पावर हासिल हो सकेगी। सरकार ने हाल ही में 50 के करीब ऐसी वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज की हैं जिससे अपने खुद के अधिकारियों को इस योजना को लागू करने के लिए ट्रेन किया जा सके। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था। इसे डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा लागू किया जाता है। इसके तहत अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में जीआईएस बेस्ड प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें सरकार के विभिन्न विभाग एकजुट होकर लास्ट माइल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे लॉजिस्टिक लागत को भी कम करने पर जोर दिया जा रहा है। भारत के अवसंरचना प्रोजेक्ट को पूरा करने में मुख्य चुनौती वित्त की नहीं बल्कि उसे लागू करने की है। सरकार ने गतिशक्ति के जरिए इस चुनौती से निपटने की कोशिश की है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद हेल्दी सॉइल के महत्व से लोगों को रूबरू कराना है, साथ ही मृदा संसाधनों के सतत प्रयोग को बढ़ावा देना है। इसका मुख्य मकसद लोगों को इस बारे में जागरूक करना है कि मिट्टी के निम्नीकरण से ओवरऑल पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस साल की थीम सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस रखी गई है। मिट्टी हमारी पूरी खाद्य व्यवस्था के लिए नींव का काम करती है। दरअसल खाने वाले सभी पौधे मिट्टी में ही उगाए जाते हैं। मिट्टी जीवन देने वाले पौधों को पोषण मुहैया कराती है। मिट्टी कार्बन को संचित करके जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में भी कारगर है। भारत सरकार ने साल 2015 में सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम लॉन्च की थी। यह भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही योजना है। इसे सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के कृषि विभागों के द्वारा लागू किया जाता है। इसका मकसद किसानों को उनके खेत की मिट्टी के पोषक तत्वों की जानकारी मुहैया कराना है। साथ ही मिट्टी में उर्वरकों की कितनी मात्रा की जरूरत है ये सलाह भी दी जाती है। इसमें मृदा में पोषक तत्व प्रबंधन के लिए मृदा परीक्षण किया जाता है। इसका मकसद सतत कृषि को भी बढ़ावा देना है। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2017 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए एक सवाल पर गौर करिए। सवाल था, राष्ट्रव्यापी मृदा कार्ड स्वास्थ्य स्कीम का उद्देश्य है सिंचित कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, मृदा गुणवत्ता के आधार पर किसानों को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा के आकलन में बैंकों को समर्थ बनाना, कृषि भूमि में उर्वरकों के अति उपयोग को रोकना। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? बीते 4 दिसंबर को इंटरनेशनल चीता डे का आयोजन किया गया। इस दिन को इस साल भारत के लिए अहम माना जा रहा है। गौरतलब है कि इसी साल 17 सितंबर को नामीबिया से लाए गए चीते कूनो नेशनल पार्क में रखे गए थे। इन चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क के क्वारंटाइन जोन में रखा गया था। बाद में इन्हें जंगल में छोड़ा जाएगा। जब ये भारतीय जलवायु के साथ तालमेल बैठा लेंगे तब। इन चीतों में 5 मादा और 3 नर चीते लाए गए हैं। इन्हें नामीबिया में भी लंबे समय तक मेडिकल सुपरविजन में रखा गया था। कूनो नेशनल पार्क में भी चीतों को रेडियो कॉलर्ड किया गया है जिससे इनकी हर मूवमेंट को ट्रैक किया जा सके। प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट लॉरी मार्कर के निर्देश में बनी एक टीम इनकी निगरानी कर रही है। आपको बता दें कि चीता जमीन पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। इसका प्रजनन काल तकरीबन 93 दिन का होता है। चीतों में मादा बड़े होने पर अपने समूह को छोड़कर एक स्वतंत्र जीवन के लिए अलग समूह का निर्माण करती है, लेकिन नर चीते अपने समूह में ही रहकर कोएलिशन बनाए रहते हैं। चीते इकोसिस्टम में प्रीडेटर की भूमिका में हैं। ये शिकार के जरिए घास के मैदानों को ओवरग्रेजिंग से बचाते हैं। साथ ही जिन जीवों का शिकार करते हैं उनकी पॉपुलेशन को हेल्दी बनाए रखने में इनकी अहम भूमिका होती है। दरअसल ये कमजोर और बीमार जानवरों का शिकार करते हैं तो बीमारियों से बाकी के जानवर सेफ रहते हैं। हंसराज अहिर को एनसीबीसी यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। वे 16वीं लोकसभा में केंद्रीय मंत्री के पद पर भी रहे हैं। एनसीबीसी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत एक संवैधानिक संस्था है। इसे संवैधानिक दर्जा संविधान के 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के जरिए दिया गया था। यह एक 5 सदस्यीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। इसे शुरुआत में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993 के तहत गठित किया गया था। इसे रिपील किया गया था। आपको बता दें कि इस कमीशन का गठन इंदिरा साहनी केस के आउटकम के तौर पर किया गया था।
साथ ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 में राष्ट्रपति को इस तरह के आयोग के गठन के लिए प्रावधान दिया गया है। आइए देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, पीएम गति शक्ति योजना संबंधित है कनेक्टिविटी से, रक्षा उपकरणों से, ऊर्जा क्षेत्र से या फिर आत्मनिर्भर भारत के कॉम्पोनेंट। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक संवैधानिक संस्था है। इसे 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के जरिए संवैधानिक दर्जा दिया गया। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही कथन चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और नहीं दो। आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित मैंने क्या सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, खबरों में रही वासेनार व्यवस्था संबंधित है बैंकिंग के लिए तैयार किए गए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली से, परिवहन में कार्बन कम करने के लिए कार्यरत एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था, परमाणु प्रौद्योगिकी की बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था या फिर फुटबॉल का एक क्लब। सही जवाब है इसका विकल्प सी, परमाणु प्रौद्योगिकी की बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था। अगला सवाल मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डिजी यात्रा को लागू करने के लिए डिजी यात्रा फाउंडेशन नोडल बॉडी है। डिजी यात्रा को सभी तरह के सार्वजनिक परिवहन के लिए लॉन्च किया गया है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और नहीं दो। और सही जवाब है इसका विकल्प ए। दूसरा कथन गलत है, यानी सभी तरह के सार्वजनिक परिवहन के लिए नहीं बल्कि हवाई यात्रा के लिए ये योजना लॉन्च की गई है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इमर्जिंग ट्रेंड्स इन बायोसाइंसेज एंड केमिकल टेक्नोलॉजी 2022 आयोजित की गई थी। ये कॉन्फ्रेंस श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के द्वारा आयोजित की गई थी। इस मौके पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत में बायो इकोनॉमी की स्थिति पर प्रकाश डाला। इसके मुताबिक पिछले 8 सालों में भारत की बायो इकोनॉमी 8 गुना बढ़ी है। भारत की बायो इकोनॉमी साल 2014 में $10 बिलियन से 2022 में $80 बिलियन पर पहुंच गई है। अकेले 2021 में प्रतिदिन 3 बायोटेक से संबंधित स्टार्टअप्स का गठन किया गया है। भारत की बायोटेक इंडस्ट्री ने रिसर्च और डेवलपमेंट पर ही तकरीबन $1 बिलियन खर्च किया है। आने वाले सालों में भारत बायोटेक इकोसिस्टम के टॉप 5 देशों में शामिल होगा। भारत में बायो इकोनॉमी के तेजी से वृद्धि करने के कुछ 5 कारक बताए गए हैं। इनमें पहला है भारत की विविध जनसंख्या और जलवायु जोन्स, दूसरा है टैलेंटेड ह्यूमन कैपिटल, तीसरा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वहीं चौथा है बायो प्रोडक्ट्स की तेजी से बढ़ती मांग और पांचवा है भारत की बायोटेक के क्षेत्र में सफल अर्थव्यवस्था। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO के अनुसार जैव अर्थव्यवस्था को जैविक संसाधनों के उत्पादन, उपयोग और संरक्षण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें संबंधित ज्ञान, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार, सूचना और उत्पाद शामिल है। इसमें सतत अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के मकसद से सभी आर्थिक क्षेत्रों को इस संबंध में जानकारी, उत्पाद, प्रक्रियाओं और सेवाएं प्रदान की जाती है। 6 दिसंबर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि है। इस दिन को महापरिनिर्वाण दिवस के तौर पर जाना जाता है। BR अंबेडकर का पूरा नाम भीमराव रामजी अंबेडकर था। वे एक भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को तत्कालीन मध्य प्रांत के महू छावनी यानी अभी जो वर्तमान मध्य प्रदेश है उसमें महार जाति के एक गरीब परिवार में हुआ था। उन्होंने जीवन भर सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए लड़ाइयां लड़ी। हिंदू धर्म में मौजूद अस्पृश्यता के सिद्धांत से व्यथित होकर अक्टूबर 1956 में उन्होंने हिंदू धर्म का त्याग कर दिया और नागपुर में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। बाबा साहेब को भारतीय संविधान का पिता कहते हैं। वे संविधान निर्माण की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री बने। हिंदू कोड बिल पर मतभेद को लेकर उन्होंने वर्ष 1951 में कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। 1930 से 1932 तक लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में उन्होंने हिस्सा लिया। 1923 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जो दलितों की शिक्षा और संस्कृति को बढ़ाने के लिए थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 31 मार्च 1990 को मरणोपरांत सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उन्होंने द बुद्धा एंड हिज धम्म नाम से किताब लिखी। लंबे समय से वित्तीय संकट को झेल रहे श्रीलंका को कुछ राहत मिली है। दरअसल पेरिस क्लब ने श्रीलंका के कर्ज संकट को सुलझाने के लिए एक फॉर्मूला दिया है। इसमें कर्ज को चुकाने के लिए 10 सालों की मोहलत दी गई है। साथ ही 10 साल के बाद 15 सालों का समय कर्ज को रिस्ट्रक्चर करने के लिए दिया गया है।
पेरिस क्लब ने अन्य देशों से भी श्रीलंका के कर्ज में हेयर कट करने का प्रस्ताव किया है। गौरतलब है कि चीन और भारत पेरिस क्लब के सदस्य नहीं हैं, जबकि श्रीलंका ने 50% कर्ज इन्हीं देशों से लिया है। आपको बता दें कि पेरिस क्लब 22 देशों का एक समूह है। इसका गठन साल 1956 में हुआ था। यह कर्ज चुकाने में समस्या का सामना कर रहे देशों को समाधान मुहैया कराने का काम करता है। इसका मुख्य मकसद विकासशील देशों की कर्ज की समस्या का समाधान निकालना है। भारत इसके एडहॉक पार्टिसिपेंट्स में से एक है। नई दिल्ली में पहली बार इंडिया सेंट्रल एशिया मीटिंग ऑफ एनएसएज का आयोजन किया गया। इसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान देशों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। भारत की तरफ से एनएसए अजीत डोवाल ने मेजबानी की। उन्होंने शांतिपूर्ण, सुरक्षित और समृद्ध सेंट्रल एशिया को सभी के लिए जरूरी बताया। आतंकवाद को पोषित करने के लिए सबसे बड़ा जरिया है वित्त। अगर आतंकवाद को खत्म करना है तो सबसे पहले टेररिस्ट फाइनेंसिंग पर रोक लगानी होगी। सेंट्रल एशिया के देश हमेशा से भारत के लिए मुख्य प्राथमिकता में रहे हैं। भारत यहां निवेश और कनेक्टिविटी बढ़ाने पर बल देता है। इस मौके पर अफगानिस्तान की सुरक्षा स्थिति पर भी चर्चा की गई। आपको बता दें कि एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, एनएससी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से सीनियर ऑफिशियल होते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एक त्रिस्तरीय संगठन है। इसका गठन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के द्वारा किया गया था। इसके सदस्य गृह, रक्षा, विदेश और वित्त मंत्री हैं। यह राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक मुद्दों पर प्रधानमंत्री कार्यालय को सलाह देने का कार्य करती है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएससी की अध्यक्षता करता है। प्रधानमंत्री का प्राथमिक सलाहकार भी वो होता है। आइए जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल, इंडिया सेंट्रल एशिया मीटिंग ऑफ एनएसएज का आयोजन भारत में पहली बार किया गया है। यह आयोजन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली, बेंगलुरु, शिमला या फिर जम्मू? अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेरिस क्लब कर्जदार देशों को समाधान मुहैया कराने के लिए काम करता है। भारत पेरिस क्लब का स्थायी सदस्य है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। आइए अब जल्दी से देखते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल पूछे गए थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, पीएम गति शक्ति योजना संबंधित है कनेक्टिविटी से, रक्षा उपकरणों से, ऊर्जा क्षेत्र से या फिर आत्मनिर्भर भारत के कंपोनेंट से? सही जवाब है विकल्प ए यानी कनेक्टिविटी से। अगला सवाल था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक संवैधानिक संस्था है। इसे 102वें संशोधन अधिनियम 2018 के जरिए संवैधानिक दर्जा दिया गया था। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना था। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और नहीं दो। सही जवाब है विकल्प सी यानी दोनों। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा सिस्टम इजाद किया है जिससे ओशन वेव की एनर्जी का प्रयोग करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। इस सिस्टम को सिंधुजा 1 नाम दिया गया है। इसे तूतिकोरिन के तट के पास समुद्र में 20 मीटर की गहराई में इंस्टॉल किया गया है। वर्तमान में सिंधुजा 1 के जरिए 100 वाट्स इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न की जा सकती है, लेकिन आने वाले 3 सालों में 1 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का लक्ष्य है। गौरतलब है कि ओशन वेव एनर्जी नवीकरणीय ऊर्जा का एक रूप है। इसमें तरंगों की गति से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इस तरीके से विद्युत के उत्पादन में सबसे बड़ी चुनौती है कम स्केल पर उत्पादन। वहीं दूसरी चुनौती है वेव एनर्जी का वेव हाइट, वेव स्पीड, वेवलेंथ और वेव डेंसिटी पर निर्भर होना। ये सारे फैक्टर्स अनप्रेडिक्टेबल हैं। भारत में वेव एनर्जी के लिए संभावित क्षेत्रों में गुजरात में खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी, तमिलनाडु में मन्नार चैनल और पश्चिम बंगाल में हुगली रिवर, दक्षिणी हल्दिया और सुंदरबन प्रमुख हैं। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2016 में यूपीएससी द्वारा पूछे गए एक सवाल पर गौर करिए। सवाल पूछा गया था कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें या किनमें शेल गैस के संसाधन पाए जाते हैं? कैम्बे बेसिन, कावेरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना था। केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है विकल्प डी। ऑक्सफैम ने इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइड रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जाति, धर्म, लिंग, वर्ग और भौगोलिक स्थिति के आधार पर डिजिटल स्पेस में असमानता बढ़ती जा रही है। साल 2021 में 61% पुरुषों के पास अपना खुद का मोबाइल फोन था, वहीं महिलाओं में ये आंकड़ा 31% तक ही है।
ऐसे ही डिजिटल तकनीक की पहुंच मुख्य तौर पर शहरी, अपर क्लास और पुरुषों तक ही सीमित है। सामान्य वर्ग में 8% लोगों के पास कंप्यूटर या लैपटॉप है। अनुसूचित जाति में यह आंकड़ा 1% है, वहीं अनुसूचित जनजाति में यह आंकड़ा 2% तक ही सीमित है। डिजिटल डिवाइड में रोजगार का फर्क भी दिखाई देता है। सैलरी पाने वाले 95% लोगों के पास फोन है, वहीं बेरोजगार लोगों में 50% लोगों के पास ही फोन है। आपको बता दें कि ऑक्सफैम इंटरनेशनल का गठन साल 1995 में कई सारे एनजीओज ने मिलकर किया था। इसका सचिवालय केन्या के नैरोबी में है। आरबीआई ने एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में रेपो रेट में इजाफा किया है। रेपो रेट 35 बेसिस पॉइंट की वृद्धि के साथ 6.25 पर पहुंच गई है। केंद्रीय बैंक ने ये निर्णय महंगाई के अपने टॉलरेंस बैंड से ऊपर रहने के चलते लिया है। रेपो रेट से मतलब है उस दर से जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों को लोन देता है। इस दर के हिसाब से ही बैंक अपने ग्राहकों को लोन देते हैं। रेपो रेट अगर ज्यादा है तो बैंक से मिलने वाला लोन भी महंगा होगा। महंगा लोन बाजार में लिक्विडिटी को कम करेगा, जिससे मांग में कमी आएगी। महंगाई को कम करने के लिए आरबीआई की यही थ्योरी काम कर रही है। आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 2023 के लिए जीडीपी की ग्रोथ रेट भी 6.8% आंकी है, जो कि विश्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों से कम है। गौरतलब है कि विश्व बैंक ने भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.9% बताई है। इस मौके पर आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एशिया में भारत की इकोनॉमी को सबसे तेज गति से वृद्धि करने वाला बताया, जबकि वैश्विक अर्थव्यवस्था यूक्रेन युद्ध और कोविड जैसी महामारी का सामना कर रही है। आपको बता दें कि आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 45ZB के तहत केंद्र सरकार एमपीसी का गठन करती है। पहली एमपीसी का गठन सितंबर 2016 में किया गया था। 6 सदस्यों वाली इस कमेटी में 3 सदस्य आरबीआई से होते हैं। बाकी के 3 सदस्यों को केंद्र सरकार अपॉइंट करती है। आरबीआई के गवर्नर कमेटी के एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर भी इसके एक्स ऑफिशियो सदस्य होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी का मकसद देश की इकोनॉमी में मनी सप्लाई के मैनेजमेंट से है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सामाजिक एकता को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी मुहैया कराई है। द अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 को देश में अस्पृश्यता के हर रूप को खत्म करने के लिए लागू किया गया था। साल 1976 में इसमें संशोधन किया गया और इसे नया नाम दिया गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। ये एक्ट अस्पृश्यता से जुड़े अपराधों को कवर करता था, लेकिन एससी और एसटी पर होने वाले अत्याचारों को नहीं। इसलिए शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 को लागू किया गया। इसमें एससी और एसटीज पर होने वाले अपराधों को रोकने के प्रावधान किए गए। इन एक्ट्स को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम भी लागू की गई, जिसे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 एंड द शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 नाम दिया गया। इस योजना के तहत ऐसी इंटरकास्ट मैरिजेस जिसमें एक पार्टनर अनुसूचित जाति से है, उनके लिए इंसेंटिव भी दिए जाते हैं। आपको बता दें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को पूरी तरह खत्म करने की बात करता है। आइए जल्दी से देखते हैं बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें या किन में वेब एनर्जी के उत्पादन की संभावना है? खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, मन्नार चैनल, सुंदरबन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, 2 और 3, केवल 3, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक सांविधिक संस्था है। अनुच्छेद 17 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकता है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न ही 2। आइए अब जल्दी से देखते हैं पिछले बुलेटिन में मैंने क्या सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। इंडिया सेंट्रल एशिया मीटिंग ऑफ एनएसएस का आयोजन भारत में पहली बार किया गया है। यह आयोजन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली, बेंगलुरु, शिमला या फिर जम्मू? इसका सही जवाब है विकल्प ए यानी नई दिल्ली। दूसरा सवाल मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेरिस क्लब कर्जदार देशों को समाधान मुहैया कराने के लिए काम करता है। भारत पेरिस क्लब का स्थायी सदस्य है। कूट के प्रयोग से सही उत्तर चुनना था। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। सही जवाब है विकल्प ए यानी केवल पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है क्योंकि भारत पेरिस क्लब का स्थायी सदस्य नहीं है। 8 दिसंबर को सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के चार्टर डे के तौर पर मनाया जाता है। 8 दिसंबर
1985 को सार्क के चार्टर पर ढाका में हस्ताक्षर किए गए थे। सार्क एक अंतर सरकारी संगठन है। इसका गठन बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका ने दक्षिण एशिया में आर्थिक समृद्धि के मकसद से किया था। अफगानिस्तान सार्क में 8वें सदस्य के तौर पर शामिल हुआ था। नवंबर 2005 में आयोजित हुई 13वीं सार्क समिट में अफगानिस्तान की सदस्यता को मंजूरी दी गई। अफगानिस्तान सार्क में आधिकारिक तौर पर साल 2007 में आयोजित हुई 14वीं सार्क समिट में शामिल हुआ। सार्क का सचिवालय साल 1987 में नेपाल के काठमांडू में बनाया गया। सार्क की अंतिम बैठक साल 2014 में काठमांडू में आयोजित हुई। इतने सालों में सार्क की कोई बैठक आयोजित न होने के चलते इसे विशेषज्ञों द्वारा प्रैक्टिकली डेड बताया जा रहा है। आपको बता दें कि पूरे दक्षिण एशिया तक पहुंच रखने वाला सार्क एकमात्र अंतर सरकारी संगठन है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए भारत इस क्षेत्र में अपने हित पूरे कर सकता है। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा की अध्यक्षता की। गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इस मौके पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एनजेएसी पर दिए गए 2015 के फैसले पर सवाल उठाया। उनके मुताबिक ये संसद की संप्रभुता को सीमित करता है, साथ ही लोगों के मैंडेट का भी अपमान है। संसद जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों से बनती है। संसद के द्वारा लाए गए कानून को निरस्त करना जनता के फैसले को निरस्त करना है। आपको बता दें कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम प्रणाली प्रचलित है, जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के अपॉइंटमेंट्स और ट्रांसफर से संबंधित निर्णय लेती है। इसकी जगह साल 2014 में 99वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन गठित किया गया था। इसे फोर्थ जजेस केस 2015 के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2019 में पूछे गए सवाल पर गौर करिए। सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्विलोकन से परे कर दिया। दूसरा कथन था, भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया, क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था। और पूछा गया था कि उपर्युक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल स्टेटस ऑफ ब्लैक सॉइल नाम से रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक काली मिट्टी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। काली मिट्टी को वैश्विक खाद्य व्यवस्था में बहुत अहम माना जाता है, लेकिन ये मिट्टी अपना सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन खोती जा रही है। रिपोर्ट में इसके लिए लैंड यूज चेंज, असतत प्रबंधन और एग्रोकेमिकल्स के बढ़ते प्रयोग को जिम्मेदार माना गया है। गौरतलब है कि काली मिट्टी को बेहद उपजाऊ माना जाता है, क्योंकि इनमें नमी को लंबे वक्त तक स्टोर करने की क्षमता होती है। काली मिट्टी को जलवायु परिवर्तन से निपटने के समाधान के तौर पर भी देखा जाता है। दरअसल काली मिट्टी वैश्विक स्तर पर सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन का 8.2% स्टोर करती है, जबकि वैश्विक मिट्टी में इसका हिस्सा 5.6% है। मिट्टी वायुमंडल से कार्बन हटाकर सॉइल ऑर्गेनिक मैटर में स्टोर करती है। इसे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहा जाता है। इसे मानव जनित जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक समाधान के तौर पर देखते हैं। भारत में काली मिट्टी दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्सों में पाई जाती है। इसमें महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ भाग शामिल हैं। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी और कपास वाली काली मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी में चूना, लौह, मैग्नीशिया और एल्यूमिना के तत्व काफी मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें पोटाश भी पाया जाता है, लेकिन फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की इसमें कमी पाई जाती है। भारतीय एयरटेल ने फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के साथ हाथ मिलाने की घोषणा की है। दोनों कंपनी साथ मिलकर ग्लोबल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करेंगी। इसके तहत टू अफ्रीका पर्ल सब सी केबल को एक्सटेंड करने का प्लान है। टू अफ्रीका पर्ल दुनिया के सबसे लंबे सब सी केबल सिस्टम में से एक है। इसके तहत अफ्रीका, एशिया और यूरोप के देशों तक कनेक्टिविटी पहुंचाने का काम किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद तकरीबन 3 बिलियन लोगों तक इंटरनेट कनेक्टिविटी की पहुंच होगी। साथ ही भारत में ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सुविधा में सुधार होगा। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, काली मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काली मिट्टी नमी को लंबे समय तक बनाए रख सकती है। इसमें चूना, लौह, मैग्नीशिया और एल्यूमिना के तत्व कम मात्रा में पाए जाते हैं। फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या हैं? केवल एक, एक और दो, दो और तीन, या फिर एक, दो और तीन?
दूसरा सवाल है, मेटा द्वारा शुरू किया गया टू अफ्रीका पर्ल संबंधित है इंटरनेट कनेक्टिविटी से, अफ्रीका में हीरे के खनन से, या फिर गरीबी उन्मूलन से, या फिर नस्लवाद को खत्म करने से। आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल पूछे गए थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें या किन में वेव एनर्जी के उत्पादन की संभावना है? खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, मन्नार चैनल, या फिर सुंदरबन। कहा गया कि कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, 2, 3, केवल 3, केवल 2 और 3, या फिर सभी। और सही जवाब है सभी। अगला सवाल मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक सांविधिक संस्था है। अनुच्छेद 17 अनुसूचित जाति और जनजाति के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकता है। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर देना था और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल 1। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। 9 दिसंबर का दिन भारतीय संविधान के इतिहास में एक अहम स्थान रखता है। 9 दिसंबर 1946 के दिन संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित हुई थी। गौरतलब है कि भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया था, जिसे अविभाजित भारत में निर्वाचित किया गया था। सबसे पहले भारत में संविधान सभा के गठन का विचार MN रॉय के द्वारा दिया गया था। ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय समिति कैबिनेट मिशन की योजना पर भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में हुआ था। संविधान सभा की एक खूबी की यहाँ चर्चा करना जरूरी है कि भले ही संविधान सभा वयस्क मताधिकार के प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा नहीं चुनी गई, लेकिन इसमें हर वर्ग के नुमाइंदे मौजूद रहे। इसका अच्छा प्रयास किया गया था। जिस दौर में महिला अधिकारों की बातें सिर्फ मंचों पर की जा रही थी, उस वक्त भारतीय संविधान सभा में 15 महिलाओं की भागीदारी थी। संविधान सभा की संरचना में बदलाव तब आया जब 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया गया। वे सभी सदस्य जो पाकिस्तान के क्षेत्र से चुनकर आए थे, संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। इस तरह 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के कुल 284 सदस्य मौजूद थे। इन्होंने ही अंतिम रूप से पारित संविधान पर हस्ताक्षर किए। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, जिसे आज हम गणतंत्र दिवस के तौर पर जानते हैं। संविधान को तैयार करने के लिए संविधान सभा की कई समितियां गठित की गई थी। राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। वे प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष थे। संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। उन्हें संविधान के पिता के तौर पर याद किया जाता है। प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए बनी सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वहीं BN राव को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया था। केंद्र सरकार ने MANF यानी मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप को बंद करने का निर्णय लिया है। केंद्र के मुताबिक यह योजना अन्य कई योजनाओं के साथ ओवरलैप कर रही है। MANF अल्पसंख्यक समुदाय के रिसर्च स्कॉलर्स के लिए स्कॉलरशिप योजना थी। इसे UPA सरकार के कार्यकाल में सच्चर कमेटी की सिफारिशों के तहत लागू किया गया था। साल 2005 में प्रधानमंत्री ने मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक कमेटी गठित की थी। इस कमेटी को जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में गठित किया गया था। समिति ने अपनी फाइनल रिपोर्ट साल 2006 में सौंपी थी। इस रिपोर्ट में कई अहम सिफारिशें की गई थीं। इनमें एक इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन के गठन की बात की गई थी, जो अल्पसंख्यक समुदाय की समस्याओं को सुलझा सके। सार्वजनिक निकायों में अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए प्रयास करना, मदरसा को हायर सेकेंडरी स्कूल बोर्ड से जोड़ने की बात इसमें की गई थी। कमेटी ने अल्पसंख्यक समुदायों की विविधता को बनाए रखते हुए उनके समावेशी विकास की सिफारिश की थी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मुस्लिम समुदाय के कास्ट ऑर्डर के हिसाब से 3 वर्ग हैं, अशरफ, अलिफ और अर्जल। इन तीनों वर्गों के लिए अलग अलग सकारात्मक प्रक्रिया अपनाए जाने की जरूरत है। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2016 में UPSC द्वारा पूछे गए एक सवाल पर गौर करिए। सवाल पूछा गया था, अक्सर खबरों में रहने वाली गाडगिल कमेटी रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट संबंधित है संवैधानिक सुधारों से, गंगा एक्शन प्लान से, नदियों को जोड़ने से, या फिर पश्चिमी घाट के संरक्षण से। इसका सही जवाब है विकल्प डी। नासा के परसेवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह की सतह से धूल के सैंपल कलेक्ट किए हैं। इन सैंपल्स पर कई इक्विपमेंट के जरिए रिसर्च की जाएगी
जिससे मंगल की प्राचीन माइक्रोबियल लाइफ का अंदाजा लगाया जा सके। ये सैंपल परसेवरेंस की रोबोटिक आर्म ने ड्रिल करके कलेक्ट किए थे। इन सैंपल्स से कई जियोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में जानकारी हासिल होगी, साथ ही मंगल पर मिशन भेजने में आने वाली चुनौतियों से भी निपटा जा सकेगा। गौरतलब है कि परसेवरेंस नाम का ये रोवर मंगल की सतह पर 18 फरवरी 2021 को पहुंचा था। रोवर ने लैंडिंग साइट जजेरो क्रेटर में लैंडिंग की। नासा के मुताबिक यहां पहले एक झील थी। इसके बाद रोवर ने मंगल की सतह से एक ऑडियो भेजा। ये पहला मौका था जब किसी मार्स रोवर को माइक्रोफोन के साथ भेजा गया था। आपको बता दें कि पृथ्वी के बाहर सबसे ज्यादा यदि किसी ग्रह का अध्ययन किया गया है तो वो मंगल है। मार्स यानी मंगल का नाम प्राचीन रोमन व्यक्तियों द्वारा युद्ध के देवता के नाम पर रखा गया था। इसका लाल रंग ब्लड के रंग से समानता रखता था। आज भी इसे रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं। इसके लाल रंग के पीछे कारण मंगल पर लौह खनिजों का ऑक्सीडाइज्ड रूप में पाया जाना है। मंगल की मिट्टी यानी रेगोलिथ में ऑक्सीडाइज्ड होकर मिले लौह तत्व जब हवा में उड़ते हैं तो ये ग्रह दूर से लाल रंग का दिखाई पड़ता है। मंगल सूर्य से चौथा सबसे नजदीक ग्रह है। मंगल की संरचना की बात करें तो इसकी कोर सघन है, जो कि लौह, निकिल और सल्फर जैसे तत्वों से मिलकर बनी है। इसकी क्रस्ट आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम और पोटेशियम जैसे तत्वों से मिलकर बनी है। मंगल पर पाई जाने वाली कुछ विशेष स्थलाकृतियों की बात करें तो वेलास मैरिनेरीज एक बड़ा कैनियन सिस्टम है। इसका आकार पृथ्वी पर पाए जाने वाले ग्रैंड कैनियन से 10 गुना बड़ा है। पूरे सौर मंडल में मंगल पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी ऑल्पन्स मॉन्स है। इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 3 गुनी है। इसके अलावा मंगल के 2 मून यानी 2 चंद्रमा हैं, फोबोस और डिमोस। इनमें से फोबोस बड़ा है और डिमोस छोटा है। मंगल का कोई वलय यानी रिंग नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि 50 मिलियन वर्षों के बाद फोबोस के टूटने पर मंगल के आसपास वलय बन सकते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी होने के क्राइटेरिया को पूरा कर लिया है। अब आम आदमी पार्टी चुनाव आयोग से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने की राह पर है। सरल शब्दों में समझें तो राष्ट्रीय पार्टी होने से मतलब है जिसकी पहुंच राष्ट्रीय स्तर तक हो। इसके उलट क्षत्रिय पार्टी की पहुंच एक राज्य या क्षेत्र तक सीमित होती है। कोई भी पार्टी अपना राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा खो भी सकती है अगर वह चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित क्राइटेरिया को पूरा करने में असफल होती है। चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय पार्टी के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की हैं। यदि किसी पार्टी को 4 या उससे अधिक राज्यों में क्षत्रिय पार्टी का दर्जा हासिल हो, या कोई दल लोकसभा में 2% सीट जीतता है, साथ ही ये सीट्स उसे 3 अलग अलग राज्यों से हासिल होती हैं, या यदि पार्टी लोकसभा अथवा विधानसभा के चुनावों में 4 या अधिक राज्यों में वैध मतों का तकरीबन 6% हासिल करती है। वर्तमान में 8 राजनीतिक दलों को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है। इनमें ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस पार्टी शामिल हैं। आइए देखते हैं बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल, खबरों में रही सच्चर कमेटी रिपोर्ट किस अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित है? पारसी, मुस्लिम, जैन या फिर बौद्ध? अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। आम आदमी पार्टी को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। परसेवरेंस रोवर मंगल ग्रह से संबंधित है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3। आइए जल्दी से देखें पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल मैंने पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। प्रश्न था, काली मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काली मिट्टी नमी को लंबे समय तक बनाए रख सकती है। इसमें चूना, लौह, मैग्नीशिया और एल्यूमिना के तत्व कम मात्रा में पाए जाते हैं। फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की मात्रा इसमें अधिक होती है। कूट के द्वारा सही उत्तर देना था केवल 1 और 2, 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3, और सही जवाब है विकल्प A यानी कथन 1 सही है। दूसरा सवाल था, मेटा द्वारा शुरू किया गया टू अफ्रीका पर्ल संबंधित है इंटरनेट कनेक्टिविटी से, अफ्रीका में हीरे के खनन से, गरीबी उन्मूलन से या फिर नस्लवाद को खत्म करने से। इसका सही जवाब है विकल्प A यानी इंटरनेट कनेक्टिविटी से। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।